Hello students, welcome to MGM classes with me Sangeeta Khatkar. Students, in today's video we will discuss about the key features of constitution from chapter first of civics of class 8th book. स्टूडेंट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर चुके हैं. अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule. कि जब शुरुआत हुई थी 20th सेंचुरी की, तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था had been active इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का स्ट्रगल स्टार्ट था किसमें, जो स्ट्रगल चल रही थी इंडिपेंडेंस की उसमें. और वो स्ट्रगल थी ब्रिटिश रूल के खिलाफ और वो कई सालों तक चली थी, उसको काफी समय हो गया था. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उस दौरान, द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिन एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक. तो उस समय हमारे जो नेशनलिस्ट थे, मीन्स जो राष्ट्रीयवादी लोग थे हमारे, तो उन्होंने अपना बहुत समय लगाया था ये इमेजिन करने में और प्लानिंग करने में कि व्हाट ए फ्री इंडिया वुड बी लाइक, कि हमारा एक स्वतंत्र भारत कैसा हो. अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग. कि जब ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, ब्रिटिश शासन के अंदर थे, तो उन लोगों को उन रूल्स को फॉलो करने के लिए कहा जाता था जिनको बनाने में उनकी बिल्कुल भी कोई भूमिका नहीं थी या फिर उनका बहुत लिटिल रोल था. उन रूल्स को फॉलो करने के लिए भी उनको कहा जाता था. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which. तो जो लंबे समय तक उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था, वो अभ्यस्त हो गए थे, एक्सपीरियंस हो गया था कि इस तरह से कोई एक अथॉरिटी अगर रूल करती है तो जैसे कि कॉलोनियल स्टेट के टाइम हो रहा था, तो उससे इंडियन कन्विंस्ड हो गए थे, इस बात से सहमत हो गए थे कि फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी, कि हमारा जो स्वतंत्र भारत होगा वो एक लोकतांत्रिक देश होगा, वो एक वहां पर एक डेमोक्रेसी होगी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जिसमें सभी के साथ एक समानता का व्यवहार किया जाएगा एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट. और सभी लोगों को गवर्नमेंट को बनाने में, अपनी सरकार को चुनने में पार्टिसिपेशन मिलेगा, अपनी भागीदारी निभाने का अधिकार मिलेगा. What remained to be done then was to work out the way in which a democratic government would be set up in India. अब क्या चीज रह गई थी, टू बी डन देन वाज टू वर्क. तो ये काम रह गया था, क्या करना था, कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो उसका सेटअप करें भारत के अंदर, एंड द रूल दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शन. और कौन कौन से रूल जो है उनको करें जो कि उसके फंक्शन, जो कि काम सरकार को करने हैं, तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स उनको बनाने हैं. दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन. ये एक आदमी के द्वारा किए जाने वाला काम नहीं था, मतलब एक आदमी के द्वारा या एक आदमी के बस की बात नहीं थी, बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल. और ये काम एक 300 पीपल का जो ग्रुप था, हु बिकम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि उस संविधान सभा के सदस्य थे 1946 में, उन सब ने मिलकर किया था. एंड हु मीट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years टू राइट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन. और वो पीरियडिकली मिलते थे, मतलब समय समय पर 3 साल तक लगातार वो मिलते रहे थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए. यहाँ पर एक इमेज दिखाई है जिसमें उस समय के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, एक प्रोमिनेंट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, उनकी इमेज दिखाई है. और देयर वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस था उन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे उनमें यूनिटी को लेकर. तो उसके बारे में एक इमेज यहाँ पर दिखाई गई है. आगे हम देखते हैं जो की फीचर्स है गवर्नमेंट के, उसमें क्या बताया है. ये जो मेंबर्स थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हैड ए ह्यूज टास्क बिफोर हिम. तो उनके सामने एक बहुत बड़ा टास्क था, कि इतना बड़ा टास्क उनके दिया गया था कि पूरे एक नेशन का संविधान उनको लिखना है, और वो भी बहुत सोच समझ के लिखना है ताकि बहुत सारी चीजों का उसमें उनको ध्यान रखना था. द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज, क्योंकि जो इंडिया कंट्री थी वो बनी हुई थी अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग समुदाय के लोग वहां रहते थे, हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो वो अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, तो मीन्स वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन.
वो अलग अलग धर्म से, रिलीजन से बिलोंग करते थे, एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, और उन सब के जो कल्चर थे, संस्कृति थी, वो भी बिल्कुल अलग थी. ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. और जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, उस समय भारत में बहुत एक उथल पुथल चली रही थी, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा था. क्यों हो रहा था? क्योंकि पार्टीशन हो रहा था. द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट. सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट, तो वो तो तय ही था. इमिनेंट मींस वो तो तय ही था. जो पार्टीशन था इंडिया और पाकिस्तान का, वो लगभग तय हो चुका था. सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट, और कुछ जो प्रिंसली स्टेट थे, रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर, तो वो अपने भविष्य को लेकर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो अलग रहेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर मिक्सअप होंगे या वो इंडिया के अंदर होंगे. उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था. एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर डिसमल. और जो सामाजिक, मतलब सोशियो मतलब जो सामाजिक और इकोनॉमिक, जो मनी से रिलेटेड कंडीशन थी, इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत सारे लोगों की, वो बिल्कुल ही बहुत बुरी कंडीशन में थी, बिल्कुल डिसमल हो चुकी थी. ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो ये सारे इश्यूज जो थे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उनके माइंड में थे एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. जब वो उस संविधान को ड्राफ्ट कर रहे थे, उस समय उनके माइंड में ये सब इश्यू थे. दे रोज टू द ओकेजन एंड गिव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट. लेकिन वो जो उनको एक काम दिया गया था, टास्क दिया था, वो अपने उस टास्क पे खरे उतरे और उन्होंने कंट्री को एक विजनरी, एक इमेजनरी डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया, दैट रिफ्लेक्ट चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. जिसमें क्या रिफ्लेक्ट हुआ कि अभी जितने भी इंडिया के जो पर्सन है, वो अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं. लिस्टेड बिलो आर द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब नीचे भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स दिए हैं. व्हाइल रीडिंग दिस, कीप इन माइंड द अबव मेंशन कंसर्न और डाइवर्सिटी. जब हम इन की फीचर्स को पढ़ेंगे तो हमें माइंड में ये भी याद रखना है कि एक इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, विभिन्नता वाला देश है, लेकिन उसमें यूनिटी भी है. वहाँ के सोशो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म है, उनको भी माइंड में रखना है. और रिप्रेजेंटेशन दैट द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वर ग्रैपलिंग विद. और ये भी देखना है कि जो इस जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, उनके माइंड के अंदर क्या क्या चीजें थी जिन्होंने उनको जकड़ रखा था. बिल्कुल वो उस चीज से बंधे हुए थे कि उनको बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ड्राफ्ट करना था. ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच दे ट्राई टू बैलेंस दीज कंसर्न. तो अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरह से ये जितने भी इश्यूज थे, उनको बैलेंस करके चल रहे थे. कि उन्होंने कमिटमेंट किया था कि वो ट्रांसफर करेंगे एक इंडिपेंडेंट इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस कर लिया था और वो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उन्होंने अपनी चुनौती पूरी भी करी. अब स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. नेक्स्ट जो देखते हैं अपन, फर्स्ट जो की फीचर है वो है फेडरलिज्म मींस संघवाद. This refer to the existence of more than one level of government in the country. Means फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका एक से ज्यादा लेवल होना. मतलब एक पर्सन के हाथ में सेंट्रल लेवल पे सारी गवर्नमेंट की सारी पावर ना होके अलग अलग लेवल पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, पावर डिवाइड किया है. ठीक है, पावर एंड शेयरिंग इसको बोल सकते हैं. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल. इंडिया के अंदर हमने देखा है गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे है एंड द सेंट्रल लेवल पे भी है. टू लेवल पे देखा अपन ने. एंड पंचायती राज इज द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट. और जो पंचायती राज है वो तीसरा स्तर है गवर्नमेंट का. एंड यू हैव रीड अबाउट इन दिस इन क्लास 6 बुक. और इसके बारे में आपने क्लास 6 की बुक में भी पढ़ा होगा. वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7th बुक. और गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में हमने क्लास 7th की बुक में पढ़ा था. एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इस बार हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे. The vast number of communities in India means that a system of government needed to be devised. कि जो वास्ट कम्युनिटीज हैं, बहुत अलग अलग कम्युनिटीज हैं, बहुत ज्यादा विभिन्नता वाला देश है इंडिया, तो उसके अंदर एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम की जरूरत थी टू बी डिवाइस दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली. कि उसमें ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत थी कि उसमें एक कोई पर्सन जो न्यू दिल्ली जो सेंटर है, कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली, वहां बैठा बैठा ऑर्डर दे और सभी को वो मानने पड़े, उनके डिसीजन जो है वो सभी माने. ऐसा
नहीं होना चाहिए। इंस्टेड इट वाज इम्पोर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि गवर्नमेंट का एक दूसरा लेवल भी होना चाहिए इन द स्टेट लेवल पे। सो दैट क्यों होना चाहिए, ताकि डिसीजन कुड बी मेड फॉर द पर्टिकुलर एरिया, ताकि पर्टिकुलर एरिया को लेकर डिसीजन लिया जा सके। क्यों, क्योंकि जो सेंटर में जो पर्सन बैठे हैं उनको नहीं पता कि पर्टिकुलर किसी एरिया को लेकर वहां कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। इसलिए स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। While each state India enjoy autonomy in exercising power on certain issues, subject of national concern required that all the state follow the law of the central government। कि जब हर एक जो स्टेट है वो उसको खुद को ऑटोनॉमी दी है, उसको खुद को भी कुछ पावर दिए हैं, ठीक है। इन सर्टेन इशू, कुछ निश्चित इश्यूज को लेकर वो अपने पावर यूज कर सकते हैं, कुछ विषयों पे वो अपनी पावर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट नेशनल कंसर्न के हैं, ठीक है, राष्ट्रीय विषय हैं, उन पे रिक्वायर होती है कि स्टेट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके लॉज को फॉलो ही करना होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिस्ट दी गई है डिटेल में कौन कौन से वो इश्यूज हैं हर एक टीयर के गवर्नमेंट के, कि कौन से लॉ सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट को मानने हैं और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट को कौन से सब्जेक्ट्स दिए हैं। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई where each tier of government can get the money। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी स्पेसिफाई करके दिया गया है कि हर एक टीयर की जो गवर्नमेंट है उसको जो टास्क दिया जाएगा, काम दिया जाएगा, तो उसके लिए वो मनी कहाँ से लाएंगे। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। कि अगर फेडरलिज्म के अंदर देखें तो द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, क्योंकि उनको भी संविधान के अंदर से कुछ पावर मिली हुई है, वो अपने खुद की पावर यूज कर सकता है। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाय लॉज एंड पॉलिसीज। और इंडिया के अंदर सभी लोगों को जो लॉज और पॉलिसीज बताई हैं सरकार के द्वारा उनको मानना पड़ेगा, ठीक है, और हर एक लेवल की गवर्नमेंट को भी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो सेकंड की फीचर है वो देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबो। जो हमने अभी डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पढ़े थे, अपन ने गवर्नमेंट के 3 लेवल पढ़े, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, और थर्ड जो अपन ने पढ़ा था वो अपन ने पंचायती राज जो पढ़ा था, थर्ड लेवल था। तो ये अपन ने ऊपर रीड करे थे। इसके अंदर, तो उसके अंदर उनको, उनके रिप्रेजेंटेटिव को कौन इलेक्ट करता है, पीपल खुद इलेक्ट करते हैं। योर क्लास 7th बुक बिगिन विद द स्टोरी ऑफ कांता। हमने क्लास 7th की जो बुक थी सिविक्स की, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का, वो एक स्टोरी से शुरू होता है जिसमें कांता की स्टोरी बताते हैं, जो कि एक लाइन में खड़ी होती है वोट डालने के लिए, इलेक्शन के टाइम की बात हो रही है, उसमें बताए हैं। तो आगे बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, कि हमारे संविधान में ये गारंटी दी है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की हर एक अडल्ट पर्सन जो 18 ईयर का हो गया है उसको अपना वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट हर सिटीजन को है। व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उनके जो मेंबर थे वो संविधान बना रहे थे, द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मैसेज फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो उनके माइंड में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की फीलिंग थी, उनके माइंड में ये चीज थी, एंड दैट दिस वुड हेल्प इनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट। और इस वजह से उनको हेल्प भी मिली, उन्होंने अपने माइंड में ये चीज भी याद रखी कि किस तरह हमें गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना है, एंड ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशन, ताकि उस चीज को दिमाग में रखा ताकि वो तोड़ सके जो क्लचेज हैं, जो बेड़ियां हैं ट्रेडिशनल कास्ट को लेकर, क्लास और जेंडर हायरार्कीज को लेकर जो बेड़ियां हैं उनको वो तोड़ सके। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि जो लोग हैं भारत के उनका अब डायरेक्ट रोल आ गया था अपने प्रतिनिधियों को सीधा चुनने के लिए, वो अपने प्रतिनिधि को वोट देकर सीधा चुन सकते हैं। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इरेस्पेक्टिव हिज हर सोशल बैकग्राउंड, हर एक प्रत्येक नागरिक इंडिया का, चाहे उसका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो, ठीक है, कैन ऑल्सो कंसिस्ट इन इलेक्शन। वो इलेक्शन में पूरी उसकी भागीदारी होगी, वो वोट भी देगा और वो इलेक्शन के लिए रिप्रेजेंटेटिव की तरह लोग अगर चाहेंगे तो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल, ये लोगों के प्रति जिम्मेदार होंगे ये रिप्रेजेंटेटिव। You will read more about why representation is crucial to democratic function in unit 2 of this book। इसके बारे में हम बुक जो है उसके यूनिट 2 में स्टडी करेंगे। So students, I hope you all understand this video. See you soon in the next part of this video. So
Stay connected and keep learning. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.